महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना मल्टी बिगर सीरीज में ये जो मैराथन की यात्रा हो रही है 60 वीडियोस की, जहां पे हम लोगों ने 60 वीडियोस के पेनी स्टॉक्स और अदर मिड कंपनी और लार्ज कंपनी जिसके प्राइस डिस्काउंटेड पर ट्रेड कर रहे हैं, उसकी मैराथन सीरीज 60 वीडियोस प्लस लेकर के उपस्थित हूं। उसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी लोग को पता है कि हम लोग जो मैराथन सीरीज चला रहे हैं उसमें 1 रुपए से लेकर के 20 रुपीज, 20 रुपीज से 50, 50 से 100, 100 से 200 और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी के बेहतर स्टॉक्स हैं। साथ ही साथ हम लोग इस चीज को लेकर के आप लोग को एक फॉर्मूला देते हैं कि कोई भी जो हम स्टॉक्स का चुनाव करते हैं तो उसके पीछे के हम कुछ फैक्टर्स रखते हैं। जैसे 40 रुपीज का आज हम लोगों ने रखा है कि 40 रुपीज के आसपास जो है ना हमारा स्टॉक होना चाहिए। अगर हम लोग उसके बारे में बात करें आरओई कितना होना चाहिए तो यह 5 होना चाहिए, तो 5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम लोग आरओसीई की बात करें, ठीक है ना, तो वो भी 5 होना चाहिए या तो 5 से ज्यादा होना चाहिए। हमने कंपनी के डिविडेंड की बात करी है कि अल्टीमेटली कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड हमको और आपको ऑफर कर रही हो, क्योंकि डिविडेंड से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बात को लेकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कंपनी जो है ना वो पूरी तरीके से बेहतर है और प्रॉफिट पर ध्यान दे रखी है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डेटा ऑन इक्विटी की तो वो 1 होनी चाहिए या 1 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है ना वो लगभग 50% होनी चाहिए या 50% से ज्यादा होना चाहिए। और किसी केस में अगर 50% से कम है तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्यों कम है या उसके पीछे का आधार क्या है। तो आई होप आप सभी लोग इस पूरे जर्नी को बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आप सभी लोगों को यह भी बोलता हूं कि इसके पीछे की सीरीज को भी माय डियर जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। और यह पूरी तरह से एजुकेशन का चैनल है, पूरी तरह से यहाँ पर हमारा डेडिकेशन आपको वैल्यू देना है ना। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या आती है स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई लर्निंग में, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूर्ण भरोसे के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके लिए वो कंटेंट, वो वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, बेहतर कंपनी है, बड़ी मजबूत कंपनी है ना, स्टील इंडस्ट्री में काम करती है, पाइप्स इंडस्ट्री में काम करती है, तो मजबूती उनका प्रतीक है ना। तो हम लोग बात करें तो ओवरऑल अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इस वक्त 44 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। ठीक है ना, अगर हम इसके हाई की बात करें तो कंपनी का जो हाई रहा है वो 50 रुपीज रहा है। अगर हम लो की बात करें तो 26 रुपीज रहा है। अभी डिविडेंड के लिए कंपनी ने किसी प्रकार से देने का 0.01% भी नहीं दिया है, लेकिन कंपनी का पोर्टफोलियो ठीक है, कंपनी के काम करने का तरीका ठीक है, कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स ठीक है, तो उस आधार पर हम लोगों ने इसको पिक किया है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू की बात करें, तो इनके बीच के स्प्लिट, इनके बीच के करेक्शंस, इनके बीच का परसेंटेज भी बहुत बेहतर रहा है। अगर हम आरओई और आरओसीई की बात करें तो 15% के साथ आरओई रहा है और आरओसीई 15.8% के साथ ज्यादा रहा है। 2176 21,000 ना, सॉरी 2176 करोड़ का इनका मार्केट कैप रहा है। 2000 प्लस करोड़ का इनका मार्केट कैप रहा है। करंट प्राइस 45 पर ट्रेड कर रही है। हाई इसने अपना 50 कर रखा है, लो इन्होंने अपना 26 कर रखा है। हमने आपको बताया कि कंपनी थोड़ी सी मजबूत है, तो कंपनी के जो काम करने का तरीका है वो स्कैफोल्ड बनाती है, ग्लेज बनाती है ना, थोड़ा सा जो आप कट्स देखते हैं ग्लेज, लाइट्स के जो पोल्स आप देखते हैं सभी तरफ लाइट के पोल्स बनाती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इसको देखिए, इस तरीके से कंपनी का स्ट्रक्चर और कंपनी का जो विजन है उन्होंने लिख के दिया है कि वी आर प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरर एंड जस्ट इन टाइम सप्लायर फॉर स्टील पाइप्स इन इंडिया ना। तो इन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है। मजबूती तो मैंने आपको बोला ही था कि पाइप इंडस्ट्री में काम कर रही है, ट्यूब्स इंडस्ट्री में काम कर रही है, स्टील के बारे में काम कर रही है, तो मजबूत कंपनी है। अब इसके थोड़ा फंडामेंटल्स को भी देखेंगे कि क्या वहां पर भी उन्होंने उतनी ही मजबूती रखी है या नहीं रखी, जिसने हमारे व्यूअर्स को
इस चीज को लेकर देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और डिसीजन लेने में थोड़ी मदद हो जाएगी। और अगर आप डिसीजन लेते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर किसी प्रकार से कोई चैलेंज आता है, कोई समस्या आती है, कुछ चीजें पूछनी हो, समझनी हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ कि किसी भी कंपनी को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर जो हमारी केस स्टडीज होती है वो बेहतर तो होती ही होती है। हम कंपनी के ना वेबसाइट पर, कंपनी जहां जहां प्रेजेंट है वहां पर जाकर के कंपनी की इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं और उनकी प्रेस रिलीज, उनके मिशन विजन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन आता है, अगर किसी प्रकार के उनके प्रेस रिलीज में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात आती है जो मुझे आपको बतानी है रिगार्ड्स ऑफ दिस कंपनी, तो उसके लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब तो करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, इफ यू आर सीरियस इन दिस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग मार्केट, राइट। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना नहीं जुड़ना ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें चार्ट एनालिसिस की, तो एक साल के अंदर अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत बेहतर तरीके से अप एंड डाउन, मतलब एक स्टेबल फ्रेम में नहीं चली है, कंपनी ने बहुत अच्छे अप एंड डाउन देते हुए काम किए हैं। लेकिन ये अच्छी चीज रही है कि अगर हम मार्च एंड से अप्रैल से मान लें, अप्रैल एंड से, तो अप्रैल एंड से अगर हम देखें तो कंपनी 35 रुपीज के फ्रेम में चल रही थी। और नवंबर तक बात करें, दिसंबर जनवरी 2024 तक की बात करें, देखिए जनवरी तक की बात करें तो मार्केट एकदम 35-40 रुपीज के रेंज में काम कर रही थी। लेकिन अचानक से वॉल्यूम बहुत बेहतर मिलता है, अचानक से एक अच्छा उड़ान मिलती है और कंपनी जो है ना वो अपने हाई के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है, 50 रुपीज के इर्द गिर्द पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी अपने नए हाई के एकदम बहुत करीब थी। और यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना। तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, इनके रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप लोग देखें तो मैंने आप लोग को गोल्डन रूल हर एक वीडियो में दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को वो चीज रट भी गई होगी, लेकिन बहुत सारे न्यू व्यूअर्स जुड़ते हैं तो मेरा एज ए टीचर इस बात की जिम्मेदारी बनती है कि हर वीडियोस में उस चीज के बारे में बताया जाए, क्योंकि हर वीडियो में कहीं ना कहीं कोई नया व्यक्ति कभी न कभी जुड़ता है तो उसका कहीं से भी कोई नुकसान ना हो, एक टीचर का यह भी धर्म होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो उस फॉर्मूले को, गोल्डन रूल्स को नंबर टाइम्स देख रहे हैं ना, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो आपके रिकॉल पावर को और अच्छा कर रही है और आपको मजबूत बना रही है और आपको डिसिप्लिन बना रही है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का ना जब भी आप परफॉर्मेंस देखिए ना तो कंपनी की अर्निंग्स जरूर देखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस देखिए, देखिए कंपनी का अर्निंग एंड एक्सपेंस रेशियो ना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हर एक रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग आरओसी आरओई की बात कर लें, अगर हम लोग बात कर लें कंपनी के डेट की और कंपनी के लायबिलिटीज एंड एसेट्स की ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की, अर्निंग एंड एक्सपेंस की, हर रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर्स में ढूंढना, उसको लेकर के भी आपको प्रैक्टिस होनी पड़ेगी। और एक चीज और बड़ा सीरियस बता देता हूँ, होता क्या है ना कि कई बार मैंने इस चीज को देखा है, समझा है, चाहे वेबिनार के थ्रू हो, लाइव सेमिनार में हो, चाहे मैंने वीडियोस में जो होता है एनालिटिक्स देखने के माध्यम से, तो मुझे समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द लोग आज भी नहीं सुधर रहे। उनको भी खाली लगता है कि उनको कंपनी का नाम राशि मिल जाए और उसके बाद वो जा करके ना, अरे यार ऐसी चीजें बंद करिए, फंडामेंटली मजबूत होइए, एजुकेशन पे अपने काम करिए। नहीं तो गूगल पर जाकर, गूगल तो सब जानता है ना भाई, टाइप करूंगा 2024 का पेनी स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है, गूगल तो सब जानता है, सब बता देगा आपको। 2000 कंपनियों को लिस्ट कर लीजिए, सब में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्या ही बेवकूफी काम कर रहे हैं ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब से वीडियो शुरू हो और जब तक अंत में हो, एक सीरियस स्टूडेंट की तरह, डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह ना एजुकेशन पे काम करिए, फंडामेंटल इन रिसर्च पर काम करिए ना, अपना फ्रेमवर्क बनाइए, इन्वेस्टमेंट्स का अलग करिए, एसआईपी की अलग करिए, ट्रेडिंग इक्विटी पे अगर आप काम करते हैं तो एफएनओ पे उस पे अलग करिए, हर कोई अपने डिसिप्लिन है ना। तो मैं आप सभी को कहता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप संस्था का हिस्सा बनते हैं नहीं बनते हैं, सबका है, लेकिन टीचर का तो अपना धर्म है ना। उस धर्म के नाते मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे काम करिए। जितना ज्यादा आप अपने तलवार को घिसेंगे उतना ही मजबूत आप हो जाएंगे, उतना ही आप रिस्क से बाहर चले जाएंगे। अधूरी नॉलेज के साथ नदी में कूद रहे हैं, इज कमिटिंग टू सुसाइड ना। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे। अर्निंग्स, एक्सपेंस, फिर उसके बाद बात करिए सेविंग्स। जब अर्निंग्स हो जाए, एक्सपेंसेस देख लें, सेविंग्स देख लें, तब उनसे पूछिए कि भैया अपने पैसे को कहीं इधर उधर इन्वेस्ट भी करते हो ना। फिर कंपनी का विजन पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा
फिर उसके बाद इन सारी चीजों को इनके बुक में खंगालिएगा, क्योंकि सारा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सब कुछ इसी बुक्स के अंदर ही मिलता है। तो इस गोल्डन रूल के तहत अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सेल्स देखें तो हम 2020 को पकड़ते हैं, 2021 को पकड़ते हैं, 2022 को पकड़ते हैं, 2023 को पकड़ते हैं, और अंत में अभी हमारे पास सितंबर 2023 का एक क्वार्टर रिजल्ट है। ठीक है, अब हम सेल्स की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर भैया आपको 139 करोड़ का दिया है सेल, यहाँ पे भैया 251 करोड़ का दिया है, यहाँ पे 399 करोड़ का दिया है, और यहाँ पे 203 करोड़ का इन्होंने प्लस में क्या दिया है, आपको सेल्स दिया है। अब थोड़ा रेड फ्लैग बनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका जो एक्सपेंस है वो इनके आय से अधिक हो गया हो, मतलब इनके सेल्स से अधिक हो गया हो। तो थोड़ा सा एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे एकदम सही है, 131 है, यहाँ पर भी 251 में 236 इन्होंने किया है, यहाँ पर भी 250 में इन्होंने 340 किया है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे 203 में 191 किया है, तो यहाँ पर भी बहुत सही काम किया है। अब अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात कर लें, इनके हम ओपीएम की बात कर लें, अदर इनकम्स की बात कर लें, टैक्सेस को देख लें, डिप्रेशिएशंस को देख लें, तो ओवरऑल इन सारे कैलकुलेशन को देखने के बाद थोड़ा हम इनके नेट को देख लेते हैं कि भैया नेट प्रॉफिट कितना बुक्स में लास्ट में फाइनल बताए हो। तो 2020-21 की बात करें तो 7.10 करोड़ का इन्होंने पॉजिटिविटी दी है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बात की है। 2020-22 की बात करें तो 7.40 करोड़ का फिर से उन्होंने प्रॉफिट्स कहा है। अगर हम 2020-23 की बात कर ले तो इन्होंने 11.67, ठीक है ना, 11.67 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी ने अपने आप को बैलेंस शीट में मजबूत रखा है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मजबूत रखा है, और लगातार इन्होंने अपने एक्सपेंस एंड सेल्स का रेशियो ठीक रखा है। टैक्सेस अगर काट करके नेट प्रॉफिट पे कंपनी यहाँ पर चल रही है, तो इट मींस कंपनी ने अपने बुक्स पर अच्छा काम किया है। बाकी इसको लेकर के जो मजबूत वाली कंपनी है स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, तो चलो नाम भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा पॉपुलर नाम है रामा स्टील्स ट्यूब्स लिमिटेड, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं कि रामा स्टील्स ने भाई काम किया है। तो रामा स्टील्स का अगर हम लोग रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट्स में सेल्स अगर हम लोग देखें तो देखो भाई ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे 3-4 साल की ही बात करेंगे। 2019 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 19, 20, 21, 22, 23 और इस वर्ष का जो कि ऑनगोइंग है, जो कि चल रहा है। अब मार्च 2020-24 में फाइनल रिजल्ट आपके सामने दिखेगा। सेल्स देखें तो 504, अगर हम इनके एक्सपेंस देखें तो 488, तो कोई रेड फ्लैग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 353, 344, यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। मार्च की बात करें 2020-21 की तो 470, 452, यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पूरी तरीके से कंपनी ने एकदम बेहतर तरीके से अपने एक्सपेंस को ध्यान में रखा है और अपने सेल्स को भी ध्यान में रखा है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो 2019 में 8 करोड़ का प्रॉफिट दे रहे हैं, 2020 में कोई प्रॉफिट नहीं है, ब्रेक इवन पर चले गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको कोविड पीरियड भी हम लोग हटा लेते हैं बहुत सारी कंपनियों में। अब जैसे देखिए, अगर आप इसके पीछे का पक्ष नहीं जानते और आपको लगता है कि भाई पहले 13 करोड़ करते हो, फिर 8 करोड़ करते हो, फिर ब्रेक इवन पे चले जाते हो, जीरो हो जाता है। अच्छा, जीरो भी होना बहुत अच्छा है भाई, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज पूरा विश्व फेस कर रहा था। 2020 में आप कोविड को देख रहे थे, तब भी इन्होंने ब्रेक इवन पे अपने आप को रखा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे रखा, तो ये कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। अब यही है, अगर आप नंबर्स का गेम कर रहे होते कि यार ये तो जीरो पर चल रही है ना, फिर उसके बाद इन्होंने ऐसा किया, तो भैया उसके पीछे का पक्ष जानना बहुत जरूरी है, पिक्चर्स क्लियर करना बहुत जरूरी है ना। तो मार्च 2021 की बात करें तो मार्च 21 में कंपनी ने फिर से 12 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। 2020 की बात करें तो कंपनी ने फिर से 27 करोड़ का कर दिया। और अभी लास्ट अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर उन्होंने क्लोज नहीं किया है और वहां पे 34 करोड़ के साथ कंपनी एक प्रॉफिटेबिलिटी बना के रखी। इसका मतलब अगर ओवरऑल मैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करूं तो रामा स्टील्स ने ठीक ठाक काम करके आपको दिया हुआ है, अपने बुक्स में भी, अपने प्रोजेक्ट में भी। और रही बात इनकी कुछ जगहों पर हम लोग रिसर्च पर आज भी है, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि जो मैराथन सीरीज में हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर किसी भी स्टॉक
स्टॉक्स का टारगेट प्राइस पर हम लोग बातचीत करें फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सिर्फ उसी का पर्टिकुलर वीडियो हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो जिससे कि मैं आप लोगों के लिए टारगेट अगला क्या हो सकता है, प्राइस ट्रेडिंग क्या हो सकती है, तो उसको लेकर के भी हम लोग आपको वीडियो बना देंगे। साथ ही साथ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनके प्रेस रिलीज, इनके विजन, इनके प्रोजेक्ट्स में अगर किसी प्रकार की कोई भी बात आती है तो जल्दी से जल्दी हम आप तक वो चीज पहुंचाएं और आप तक भी जल्दी से पहुंच जाए ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की। तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी ओवरऑल परसेंटेज भाई ठीक ठाक रहा है। अगर हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइंस दिखा है। स्टॉक प्राइस में सीएजीआर वैल्यू देखें तो भी प्रॉफिटेबल रहा है, आरओई देखें तो भी हमें प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी ने ग्रोथ परसेंटेज पे भी अपना काम ठीक ठाक किया है। नाउ अब हम लोग काम करते हैं इस बारे में कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहा है। तो चलिए भैया हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम लोग प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स देखिए 62% के साथ मार्च 2021 में थे, ठीक है ना। मार्च 2021 में 62% के साथ थे। अगर हम मार्च 2022 की बात करें तो 70.46% के साथ थे, ठीक है ना। अगर हम लोग मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी में इनका स्टेक 65% से मोर देन था। अभी दिसंबर में देखें तो थोड़ा सा इनका घटा है और 57% घटा है। क्यों? क्योंकि स्टील इंडस्ट्री, पाइपलाइन इंडस्ट्रीज जो भी काम करती है ना, तो उसमें एक अच्छे फंड, एक अच्छे कैपिटल की ना बड़ी, देखो स्टील इंडस्ट्री में अगर आपने इससे प्रीवियस में थोड़ा सा भी चेक किया होगा ना तो आपने देखा होगा कि ये बहुत कम प्रॉफिटेबल रहे हैं ना। रामा स्टील्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर इसमें भी देखें तो रामा स्टील्स ने बहुत अच्छा काम करके दिया है। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने सबसे पहले किसी प्रकार का रुझान नहीं था, फिर यहाँ पे 0.38% का आपको रुझान दिखा, फिर यहाँ पर 2.74% का आपको एफआईआईज का रुझान दिखा, फिर उसके बाद अभी इनका 0.33% का इसमें होल्डिंग है। अगर हम डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज टोटल 0 रहे। उन्होंने भी जब एफआईआईज को देखा तो 0.71% के साथ इनकी एंट्री हुई थी, यहाँ पर 0.67% के साथ बने थे और अभी भी इनका 0.59% के साथ डीआईआईज बने हुए। डीआईआईज अगर जो न्यू व्यूअर्स है वो जान ले, डीआईआईज का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो कि अपने भारत के लोग होते हैं, जैसे कैपिटल हाउस हो गया, म्यूचुअल फंड हो हाउसेस हो गए ना, जितने कैपिटलिस्ट होते हैं उनको डीआईआईज कहते हैं। एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बाहर से पैसा लगता है। अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो 37% के साथ 2020-21 में थे, 28% के साथ 2020-22 में है, फिर से 31% के साथ थे। अब इस वक्त अगर हम इनको देखें पब्लिक तो 41% के साथ पब्लिक भी बहुत बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंसली यहाँ पर बनी हुई है। तो ओवरऑल आप लोग मुझे रामा स्टील्स के बारे में बताइए कि आप लोगों का रामा स्टील्स ट्यूब लिमिटेड के बारे में क्या कहना है। आपको फंडामेंटली देखने के बाद क्या समझ में आता है, रखना नहीं रखना, सेल करना, बाय करना, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन है। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड का एकमात्र मिशन और विजन है कि हम आपको एजुकेट कर सकें, हम आपको शिक्षित कर सकें, हम आपको फाइनेंशियली लिटरेट कर सकें, जिससे आप अपने पैर पर खड़े हो और उसके बाद आप समाज हित में भी फिर और काम करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साइन आउट।